गुड मॉर्निंग। गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने जिक्र किया था प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का। इससे पहले हमने हिंदी कहानी का विकास कहें या फिर प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी को पढ़ा था। हमने 2 टॉपिक इसके पूरे कर लिए थे, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। आज हम करेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। अब प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का मतलब है प्रेमचंद ने अंतिम कहानी कफन है वह 1936 में लिखी थी और उसके बाद से यानी 1936 से लेकर के 1950 तक के काल को प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का काल कहा जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई और इस युग में यानी 1936 और 50 के बीच में कौन कौन से कहानीकार हुए और उन्होंने किस विषय को ज़्यादा महत्व देते हुए अपनी कहानी को लिखा है। तो इस काल के अंदर हम बात करेंगे तो 3 या 4 वर्गों में बांट करके कहानी का विश्लेषण हो सकता है। जैसे प्रगतिवादी कथाकार, प्रगतिवाद के बाद में मनोविश्लेषणवादी कथाकारों की चर्चा अपन कर सकते हैं और मनोविश्लेषण के बाद में एक वर्ग ऐसा आता है जिसने काम, वासना, सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। फिर चौथा वर्ग जो है वो आता है युद्ध का, क्रांति का और शिकार का वर्णन करने वाले प्रमुख कहानीकारों का। तो हम जो हैं इन 3 या 4 वर्गों में बांट करके इस कहानी संसार को विश्लेषण करके हम इस कहानी की विस्तृत व्याख्या करेंगे, विस्तृत विवेचना करेंगे और इस प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पहले बात कही कि सन 1936 से सन 1950 तक का समय जो है हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसित नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। यानी एक विषय को लेकर के वह नहीं चली। इस समय जो कहानियाँ लिखी गई उन कहानियों में कई प्रकार के विषय थे। उन सब विषयों को लेकर के कहानी आगे बढ़ी हैं। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने किसने? कहानी ने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का भरपूर प्रयास किया है।
इस काल में प्रगतिवादी और मनोविश्लेषण परक विचारधारा से अनुप्राणित कहानियाँ लिखकर व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर इस युग के कहानीकारों ने पाठकों के सामने रख दिया था। जब हम इस काल की कहानियों की बात करते हैं तो पहला वर्ग जो आता है वह है प्रगतिवादी कथाकारों का। और इस प्रगतिवादी कथाकारों में पहला नाम आता है यशपाल का। यशपाल ने मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित होकर कहानियों की रचना की। अब मार्क्सवाद से प्रभावित होकर के रचना करता है तब स्वाभाविक है कि उन कहानियों में वर्ग संघर्ष की बात होगी, शोषण की बात होगी, सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश की बात होगी। तो इस वर्ग के कहानीकारों ने इन तीन चारों ही विषयों को अपनी कहानी का विषय बनाए। किसको? वर्ग संघर्ष को, शोषण को, सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश या व्यंग्य, इन विषयों को इन्होंने अपना विषय बनाया। यशपाल की कहानी वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर कल्ब आदि इसी विषयों पर लिखे गए कहानी संग्रह हैं। यशपाल की कहानियों में यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग्य किए गए हैं। इसी वर्ग के यानी प्रगतिवादी कहानीकारों में या कथाकारों में अन्य नाम आते हैं जो इस प्रकार से रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त आदि, जो प्रगतिवादी परंपरा पर लिखने वाले कथाकार हैं। दूसरा वर्ग आता है मनोविश्लेषणवादी लेखकों का, कथाकारों का। और इन कथाकारों में प्रमुख अज्ञेय जी, ईलाचंद जोशी और जैनेन्द्र का नाम उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरने की कोशिश की है और बेशक रूप से उकेरा है। इनमें मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे की रोज खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात,
गैगरीन, पठार का धीरज आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। इनकी कहानी जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला प्रमुख कहानियाँ हैं, जिसमें इन्होंने मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन के आधार पर किया है। अब तीसरा व्यक्ति जो हैं मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाला ईलाचंद जोशी हैं। ईलाचंद जोशी की कहानियाँ में दमित काम वासना, अहम, कुंठा का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। इनकी कुछ कहानियाँ जैसे रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेत आत्मा आदि प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। अब ये हुए हमारे दो प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों के बिंदु, जो एक तो प्रकृतिवादी थे, दूसरे मनोविश्लेषणवादी थे। अब तीसरा वर्ग वो आता है जिसको अपन कह सकते हैं यथार्थवादी कहानीकार। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। अब यथार्थपरक दृष्टिकोण से करने वाले या यथार्थपरक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके कहानी लिखने वालों में प्रमुख नाम आता है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर और राधा कृष्ण आदि। ये वर्ग वो हैं जो यथार्थ को ध्यान में रख करके
कहानियाँ लिखते थे। जैसे विद्यालंकार की, चंद्रकला, अमावस और भय का राज्य, इसी प्रकार की कहानी है। दूसरे लेखक रमाप्रसाद पहाड़ी की सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, ये संकलन भी आधुनिक समाज की नैतिकता, मूल्यहीनता और आधुनिक समाज में व्याप्त उत्श्रृंखलता का सुंदर निरूपण करने वाली कहानियाँ हैं। अब चौथा जो वर्ग आता है वह वर्ग है काम, वासना, सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं का चित्रण करने वाले कथाकार और उनकी प्रमुख कहानियों का। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम, वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप से किया है। किस रूप से? स्वच्छंद रूप से। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कहानियों का विषय जो है वह क्या बनाया है? काम, वासना, सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं को बनाया है। इसलिए इन कथाकारों को यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। आरसी प्रसाद सिंह की कहानी कालरात्रि, द्विजेंद्रनाथ मिश्र की कहानी छोटा डॉक्टर, किशोर साहू की कहानी टेसू के फूल, मधुसूदन की कहानी उजाले से पहले, ब्रजेंद्रनाथ गौड़ की कहानी बिखरी कलियाँ आदि इसी विषयों को उठाने वाली कहानियाँ हैं। अब ये तो हो गए हमारे प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी के मुख्य 3 बिंदु, जो प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, यथार्थवादी और काम, वासना और सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानी। एक वर्ग और आता है जिस वर्ग ने युद्ध, क्रांति और शिकार का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? युद्ध, क्रांति और शिकार आदि जो साहसिक विषय होते हैं, उन साहसिक विषयों को उन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया है। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियाँ लिख करके एक कहानी संकलन तैयार किया जिसका नाम है संगीनों का साया। क्या नाम है? संगीनों का छाया। अब जो ये हैं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कहानियाँ संकलन हैं, जिसके अंदर सैनिकों का युद्ध दिखाया है और साहस दिखाया है। पंडित श्रीराम शर्मा ने शिकार कथाओं का श्री गणेश किया, किंतु उनकी शिकार कथाएं वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण, किस पे? वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण रिपोर्टाज के अधिक निकट हैं। कहानी कम, रिपोर्टाज अधिक लगती हैं। इसी वर्ग में हरिशंकर परसाई आते हैं, अमृतलाल नागर भी आते हैं, अन्नपूर्णानंद जी आते हैं, जीपी श्रीवास्तव जी। इन्होंने भी जो कहानियाँ लिखी हैं उनमें शिष्ट परिहास हैं, यानी शिष्टाचार पूर्ण व्यंग्य किया गया है। और इस प्रकार से शिष्ट परिहास के द्वारा इन्होंने समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई है।
अब हमने यहाँ आकर के इस प्रेमचंदोत्तर युग की जो मुख्य बिंदु थे, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, यथार्थवादी, काम वासना और सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं का चित्रण, और पांचवा हमारा कहें या चौथा कहें युद्ध, क्रांति और शिकार का वर्णन, हमने इन सब का कुछ विश्लेषण किया और कुछ लेखकों का और कहानी का भी विश्लेषण हो गया। अब इतना कुछ करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति हैं वह प्रधान रही हैं। कौन सी प्रवृत्ति? मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति वो प्रधान है। इसके साथ में वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर भी इस युग के कथाकारों का रुझान रहा है। तो रुझान रहा है तो वर्ग संघर्ष और यथार्थवाद की ओर रुझान रखते हुए भी कुछ कहानियाँ लिखी गई। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। यानी प्रेम और रोमांस पर, यौन समस्याओं पर भी कहानी लिखी गई हैं। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस कहानी या इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यानी इस काल के परिवेश को, इस युग के परिवेश को पूर्णतः इस काल की कहानी ने व्यक्त किया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का विश्लेषण किया। कल हम इसके आगे जो नई कहानी है उसको लेंगे और नई कहानी 1950 से अब तक की आती हैं, उन सभी का अपन विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, इसके साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।